पावर चली गई है सर, इसीलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश यादव, बोरीवली म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से आज आपका विज्ञान भाग 1 की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बच्चों विज्ञान भाग 1 का पाठ नंबर 2 ऊर्जा के बारे में है, उसी आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऊर्जा की अविनाशता का नियम, और दूसरा टॉपिक है बच्चों मुक्त पतन। इन दोनों के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग को मालूम होगा, ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं। यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज हम लोग बच्चों ऊर्जा की अविनाशता का नियम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा, हम लोग ऊर्जा की अविनाशता का तो बच्चों आज हम लोग ऊर्जा की अविनाशता का नियम देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा कि जब हम भोजन करते हैं, मनुष्य जब भोजन करता है तो हमारे शरीर के अंदर भोजन लेने से ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, और उस ऊर्जा का निर्माण हम लोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे कि मैंने सुबह भोजन खाया, भोजन करने के बाद आपके साथ मैं क्लास ले रहा हूं, तो उस ऊर्जा का उपयोग मैं बोलने में लगा रहा हूं। यदि कोई हम लोग काम करते हैं, कार्य कर रहे हैं, तो एक तरह से बोले तो स्नायु ऊर्जा, हाथ से काम कर रहे हैं तो स्नायु ऊर्जा में वह ऊर्जा रूपांतरित हो गई। बोलते समय ध्वनि ऊर्जा में वह ऊर्जा रूपांतरित हो गई। आप सो रहे हो बच्चों, तो एक प्रकार से वहां पे भी क्रिया होती है, तो यहाँ पे भी आपकी जो ऊर्जा है वह सोने में कार्य में काम आ रही है। तो इस प्रकार से बच्चों ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, और कुछ समय के बाद आपको फिर से भूख लगती है, आप फिर से भोजन करते हैं। तो बच्चों जस्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा को हम लोग विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में इसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो ऊर्जा की अविनाशता का नियम बच्चों परीक्षा में आता है, बच्चों की 2 मार्क के लिए कि ऊर्जा की अविनाशता का नियम लिखो। तो सभी विद्यार्थियों को ऊर्जा की अविनाशता का नियम में लिखना रहता है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित किया जा सकता है, तथापि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय रहती है। मतलब बच्चों की ऊर्जा का निर्माण नहीं किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित किया जा सकता है, और विश्व की जो संपूर्ण ऊर्जा है वह सदैव अक्षय रहती है। अक्षय रहती है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट रहती है। तो बच्चों यह मैं आपको ये परिभाषा, ये स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको परीक्षा में आएगा 2 नंबर के लिए। तो सभी विद्यार्थियों को यह वाक्य याद होना चाहिए, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, दूसरा पॉइंट न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, तीसरा पॉइंट एक प्रकार से दूसरे प्रकार में इसका रूपांतरण किया जा सकता है, और चौथा पॉइंट विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय रहती है। ये आपको चारों पॉइंट बच्चों याद होने चाहिए। परीक्षा में यह लिखना बहुत जरूरी है। उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बच्चों आपको अभी एक उदाहरण बताया कि जिस तरह मनुष्य भोजन करता है, और भोजन करने के बाद
उस ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से अलग-अलग कार्य में हम लोग करते हैं, मैंने आपको बताया। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण, हाथ से काम कर रहा हूँ, स्नायु ऊर्जा में इसका रूपांतरण हो गया, सो रहा हूँ, इसका रूपांतरण सोने में भी होता है। कुछ कार्य करने के बाद वह ऊर्जा खत्म हो जाती है और फिर से हमें इस भोजन की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बताया कि जो ऊर्जा का रूपांतर जो होता है, एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतर दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हो जाता है। तो ऊर्जा को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, मैंने ये भी आपको बताया। इससे यह सिद्ध होता है, जब ऊर्जा का रूपांतरण हो गया, तो इससे सिद्ध होता है कि ऊर्जा का नष्ट नहीं हुआ और विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय रहती है। इसी को समझाने के लिए मैं एक और आपको आकृति बता रहा हूँ बच्चों। आप सभी बच्चों को ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, एक धागा ऊपर है बच्चों। धागा से 2 नट को जोड़ा गया है। अभी दोनों नट को जोड़ दिया गया है बच्चों। अब हम दोनों लोलकों की ऊंचाई समान रखेंगे। जोड़ते समय ध्यान रखना बच्चों, दोनों जो नट जोड़े गए हैं, दोनों लोलकों वह समान रखनी है। अब एक लोलक को दोलित कीजिए, मतलब इसको घुमा दीजिए बच्चों। आप थोड़ी देर इसको निरीक्षण करेंगे तो पहला लोलक जो होता है वो बच्चों वह गति करने लगता है और कुछ समय के बाद निरीक्षण करने के बाद आपको पता चलेगा बच्चों, उसी समय दूसरा लोलक भी धीरे धीरे गतिशील होने लगता है। जब दूसरा लोलक गतिशील होने लगता है तो जो पहला लोलक होता है, बल्ब की जो ऊर्जा है बच्चों, वह दूसरे लोलक में चली गई और इसके कारण वह भी क्या हो गया, दूसरा नट से जो धागा बंधा हुआ है वह भी बच्चों घूमने लगा। मतलब एक प्रकार की ऊर्जा जो होती बच्चों, एक धागे की ऊर्जा दूसरे धागे में रूपांतरित हो गई। ऊर्जा का नष्ट नहीं हुआ बच्चों, एक क्या हुआ, एक प्रकार की ऊर्जा जो होती है दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। तो यही बच्चों ऊर्जा की अविनाशता का नियम है। सभी विद्यार्थियों को ऊर्जा की अविनाशता का नियम याद होना चाहिए। पहला पॉइंट, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, दूसरा पॉइंट, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, तीसरा पॉइंट, उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित किया जा सकता है और चौथा पॉइंट, विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय रहती है। ये चारों पॉइंट को आपको याद करके परीक्षा में लिखनी है। ये आपको परीक्षा में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। मैं आपको 2 उदाहरण के द्वारा ऊर्जा की अविनाशता का नियम समझाने की कोशिश किया। पहला उदाहरण तो आपको बताया मानव ने किस प्रकार भोजन किया और दूसरा उदाहरण मैंने आपको एक आकृति दिखाया, संयुक्त लोलक, इसमें 2 लोलक लटकाए हुए थे नट बोल्ट और इसके द्वारा हमने बताया आपको किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। तो बच्चों अब हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक है हम लोग का वह है मुक्त पतन। मुक्त पतन का मतलब होता है बच्चों, जैसे यह पेन है, पेन बच्चों जमीन से ऊंचाई पे है। यदि पेन को मैंने छोड़ दिया बच्चों, यदि मैं इस पेन को छोड़ता हूं तो वह पेन जो होता है सीधे नीचे चले आता है या वह नीचे चले आता है, क्योंकि है किसी भी चीज को जो जमीन से ऊंचाई पे हो, हमारी धरती की ऊंचाई से हो, उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसके कारण क्या होता है, वह जो पिंड है या जो द्रव्यमान है या जो पदार्थ है वह जमीन पे चले आता है। तो उससे ही हम लोग बच्चों मुक्त पतन करते हैं। अब हम लोग बच्चों मुक्त पतन की परिभाषा देखेंगे। मुक्त पतन की परिभाषा क्या है? मुक्त पतन की परिभाषा देखने के लिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। मैं आपको पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया हूं, अभी आप लोग ध्यान से सुनिए। मुक्त पतन ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड को केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने की क्रिया को मुक्त पतन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण भी दिखाया कि पेन को यदि मैं ऊंचाई से नीचे की ओर छोड़ देता हूं तो जो पेन होता है वह नीचे चले आता है, जमीन पे चले आता है। क्यों चले आता है बच्चों?
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह चले आता है। जो यह क्रिया है, इस क्रिया को हम लोग मुक्त पतन क्रिया कहते हैं। और परिभाषा में आपको अभी पढ़ के बताया, आपकी किताब में भी लिखा गया है। ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड को केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने की क्रिया को मुक्त पतन कहते हैं। तो बच्चों, मुक्त पतन की परिभाषा आपने देखा। अभी हम लोग बच्चों देखेंगे, आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार, जैसे कि मैं आपको बताया, पूरे संसार की जो अक्षय ऊर्जा है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब सदैव अक्षय रहती है विश्व की संपूर्ण ऊर्जा। आज हम लोग इसीलिए देखेंगे कि किस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा अक्षय मतलब अचल रहती है, मतलब बराबर रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसको देखने के लिए एक मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने वाला हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखें। जैसे कि बच्चों एक आकृति में आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। नीचे जो है बच्चों जमीन है, नीचे जो आपका पेन से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो नीचे दिख रहा है बच्चों, यह जमीन है। जमीन से ऊंचाई पे देखो बच्चों, यह एक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ ले लिया मैं बच्चों। यह जो पदार्थ है जमीन से कितनी ऊंचाई पे बच्चों? h ऊंचाई पे है। और उसके बीच में बच्चों मैंने एक और स्टेज ले लिया हूं, इसका नाम दिया हूं बी स्टेज। सबसे ऊंचाई पे बच्चों ए स्टेज है, उसके बाद बी स्टेज है, और जमीन पे बच्चों सी है। सबसे ऊंचाई पे ए है, जमीन पर सी है, और बीच में बच्चों कहीं बी पॉइंट या बी पदार्थ है। तो हम लोग तीनों जगहों पे आज हम लोग गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा देखने वाले हैं। मान लिया जो ये पदार्थ है बच्चों, उस पदार्थ का जो मास है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, वह m है। उस पदार्थ का जो द्रव्यमान है वह m है। वह पदार्थ जो होता है बच्चों जमीन से h ऊंचाई पे है। कौन सी ऊंचाई क्या है बच्चों? h। जमीन से h ऊंचाई पे है। उसी तरह जो b है बच्चों, वह पदार्थ आपका a पदार्थ से b पदार्थ में आने के लिए कितनी दूरी तय करता है बच्चों? x दूरी तय करता है। यदि यहाँ पे x हो गया, पूरी ऊंचाई बच्चों h है, तो इसका b से c के बीच की दूरी क्या होगी? सबको मालूम है, पूरी ऊंचाई h है और a से b की ऊंचाई x है, तो b और c की ऊंचाई कितनी होगी? कितना बचा बच्चों? बड़े में से जो h है छोटे को घटा देंगे, h माइनस x, तो यह b और c के बीच की दूरी आ जाएगी। यह तीनों आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। यह तीनों के बीच में आपको क्या बता रहा हूं, पदार्थ का जो द्रव्यमान है वह m है, पदार्थ का जमीन से ऊंचाई h है, उस पदार्थ का जो बीच में b पिंड है उसे ऊंचाई x है, तो इसीलिए जो बचा हुआ है बच्चों b और c के बीच में वह h माइनस x हो जाएगा। ये आकृति आपको समझ में आ गई तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे हर एक बिंदु पे इसकी ऊर्जा कितनी है। जैसे हम लोग शुरुआत में देखेंगे बच्चों बिंदु ए पे ऊर्जा कितनी है। बिंदु ए पे आपको मालूम है उसका द्रव्यमान कितना है बच्चों? m है। उसकी द्रव्यमान कितना है? m है। आपको दिखा रहा हूं बच्चों, उसका जो द्रव्यमान है, पदार्थ का जो द्रव्यमान है वह m से दिखाया गया है। वह पदार्थ की जमीन से ऊंचाई जो है बच्चों वह h से दिखाई गई है। और बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, यदि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं बच्चों, जब हम लोग गाड़ी की शुरुआत करते हैं बच्चों, तो आप सभी को मालूम होगा जो गाड़ी का शुरुआती या जिसे हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग, जो गाड़ी पहले तो आराम अवस्था में होती है, गाड़ी चलती नहीं है, पहले आराम अवस्था में होती है। जैसे हम लोग गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो इसका जो प्रारंभिक वेग होता है बच्चों वह 0 होता है। उसी तरह जब पदार्थ हम लोग, जैसे मैंने पेन जमीन से ऊंचाई पे पकड़ लिया है बच्चों, जब मैंने पेन जमीन की ऊंचाई से पकड़ा हुआ है तो यहाँ पे इसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग है बच्चों, वह 0 होता है। तो हमेशा बच्चों प्रारंभिक वेग को हम लोग 0 कंसीडर करते हैं या मानते हैं। तो प्रारंभिक वेग जो होता है हमेशा 0 होता है। तो बच्चों आपने देखा ऊंचाई h है, द्रव्यमान m है
और इसका प्रारंभिक वेग जो है बच्चों वह 0 है। तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि गतिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा का सूत्र आप सभी विद्यार्थियों ने 8वीं कक्षा में देखा है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग घाते 2। तो 1/2 गुणे द्रव्यमान सभी विद्यार्थियों को मालूम है, द्रव्यमान m है तो m हो जाएगा, और वेग जो है बच्चों u है। मैं आपको बताया वेग u है, u घाते 2। बच्चों काइनेटिक एनर्जी बराबर, अब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया जो प्रारंभिक वेग होता है गाड़ी का बच्चों, या जो प्रारंभिक वेग है पिंड का वह 0 है, क्योंकि जो हम लोग स्टार्ट होता है, जब वेग जो है 0 है, जब वेग बच्चों 0 है, 0 से कहीं भी हम लोग गुणा करेंगे तो वह 0 हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है जिसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं वह 0 हो गया। अब गतिज ऊर्जा के बाद में बच्चों हम लोग स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र आप सभी विद्यार्थियों ने 8वीं कक्षा में देखा होगा, जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र होता है mgh, और यहाँ पे जो ऊंचाई है बच्चों वह h ही है, ऊंचाई h है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी आपका जो गतिज ऊर्जा है वह 0 हो गया, और जो स्थितिज ऊर्जा है वह mgh है। जब इसके बाद ही हम लोग कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे, कुल ऊर्जा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा बराबर हो जाता है गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा आपका 0 है, और आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वह mgh है। दोनों को जोड़ने के बाद जो कुल ऊर्जा हो बच्चों mgh ज्ञात होता है। तो हम लोग जब कुल ऊर्जा की गणना किया तो बच्चों पॉइंट ए पर, जहां ए पदार्थ जो ऊंचाई पे है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है पदार्थ ए, उसका जो कुल ऊर्जा है बच्चों 0, वह कुल ऊर्जा mgh हो गया। वहां पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होती है गतिज ऊर्जा वह 0 होती है, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह mgh है। मतलब सबसे ऊंचाई पर जो आपका गति है वह 0 है, और स्थितिज ऊर्जा जो है mgh है, gh हो जाता है। आपने सबसे ऊपरी पॉइंट पर बिंदु ए पर ऊर्जा की गणना किया, उसी प्रकार बच्चों हम लोग बिंदु बी और बिंदु सी पर ऊर्जा की गणना करेंगे। बिंदु बी पर मैं आपको ध्यान से पहले बता देना चाहता हूं बच्चों, बिंदु बी जो है वह पदार्थ ए से इसकी दूरी कितनी है बच्चों, x है। आपको दिखाई दे रहा होगा बिंदु बी का पदार्थ से दूरी, जो सबसे ऊपर पदार्थ ए है उसकी दूरी जो है यहां से x है। और मैं बोलूं जमीन से इसकी दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे सर जमीन से बी की दूरी h माइनस एक्स है। ये सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। और बिंदु बी पर भी वही पदार्थ है, तो उसका भी द्रव्यमान बच्चों m होगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान m है, पदार्थ ए से दूरी x है, और जमीन से दूरी जो होती है बच्चों जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं वह h माइनस एक्स है। ये तीनों चीजें आपको याद रहेगी। और यही नहीं बच्चों, मान लिया यहाँ पे जो आपका प्रारंभिक वेग था 0 था, यहाँ पे मान लिया प्रारंभिक वेग भी हो जाएगा, और नीचे जो पॉइंट सी पे जो वेग होगा इसको हम लोग वी सी मान लेते हैं। सबसे ऊपर वी ए, बी पॉइंट पे वी बी, और सी पॉइंट पे
जो इसका वेग है हम लोग vc मान लेंगे। तो इसी को हम लोग अभी गणना करते हैं बिंदु बी पर। बिंदु बी पर गणना करने के लिए सभी बच्चे ध्यान रखो, मैंने आपको अभी बता दिया, जो बिंदु बी के पास रहने पर पिंड, इसका जो ऊंचाई जो है, आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है जमीन से ऊंचाई h माइनस एक्स है, और वह बिंदु ए से जो इसकी ऊंचाई है वह आप सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा, मैंने आपको बताया x है। जैसे कि सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा जो प्रारंभिक वेग है वह u इक्वल टू 0 है। इसने कितना दूरी तय किया बच्चों, ऊपर से नीचे आने में कितना दूरी तय हुआ, वह x दूरी तय हुआ। तो जो s है वह x हो गया है। और सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा जो ऊपर से जब नीचे आता है तो उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह जो गुरुत्वाकर्षण बल है बच्चों वह g है। तो a बराबर g ले लिया है। अभी हम लोग न्यूटन का नियम लगाते हैं वेग ज्ञात करने के लिए। न्यूटन का दूसरा नियम सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यह आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन है बच्चों। v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस धन 2as। आपने अभी v को vb माना है क्योंकि हम लोग b पॉइंट पे पिंड की गणना कर रहे हैं। तो vb घाते 2 बराबर 0, आपको मालूम है u 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे या वर्ग करेंगे तो 0 ही आता है, प्लस 2 a की जगह आपने देखा बच्चों g है और जो s की जगह x है, तो 2gx हो जाता है। तो बच्चों vb घाते 2 बराबर, आपको 0 को जोड़ने के बाद वही संख्या रहती है तो वह रहेगा 2gx। तो vb घाते 2 बराबर 2gx आता है। अब इसके बाद में हम लोग बच्चों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। गतिज ऊर्जा को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी। तो के काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है बच्चों, सभी विद्यार्थियों को सूत्र मालूम है, हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम भी घाते 2, हाफ एम और v घाते 2 हम लोगों ने भी ज्ञात किया बच्चों, v घाते 2 है 2gx। तो हम लोग जब 2gx रखेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, ये m है और ये 2gx है, तो यहाँ पर 2, यहाँ से 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, mgx बच जाता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वह हो जाती है बच्चों mgx। जो काइनेटिक एनर्जी क्या बच गया बच्चों, mgx हो गया। अब हम लोग बच्चों इसका देखेंगे स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। सभी विद्यार्थियों को मैंने आकृति में इसके पहले ही बता दिया था कि जो जमीन से जो इसकी ऊंचाई है, वह जमीन से ऊंचाई जो है बच्चों h माइनस एक्स है। जमीन से ऊंचाई h माइनस एक्स है। आपको सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि जो स्थितिज ऊर्जा होता है इसका सूत्र होता है mgh। तो जो ऊंचाई है बच्चों mgh, h की जगह हम लोग लिखेंगे h माइनस एक्स। जब हम लोग h माइनस एक्स लिख दिए, अब हम लोग कोष्टक को खोलेंगे बच्चों। जब हम लोग कोष्टक को खोलेंगे तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों आ जाएगी mgh माइनस mgx। ये आपका स्थितिज ऊर्जा की गणना हो गई। अब हम लोग कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे। कुल ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा, टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी धन पोटेंशियल एनर्जी, या हिंदी में बोलते हैं कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। हमने गतिज ऊर्जा अभी ज्ञात किया, कितना आया बच्चों, mgx आया। अब इसके बाद अभी हम लोगों ने देखा स्थितिज ऊर्जा कितना आया बच्चों, mgh माइनस mgx। तो जो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ mgx धन है, यहाँ mgx माइनस है, तो जो धन और माइनस होता है वह कट जाएगा बच्चों, धन और माइनस कट जाएगा। जब एक कट जाता है तो बचा क्या है बच्चों, mgh। तो टोटल एनर्जी जो कुल ऊर्जा होती है mgh आ गई। मतलब बिंदु बी पर बच्चों कुल ऊर्जा फिर से कितना आ गया, mgh आ गया। बिंदु बी पर कुल ऊर्जा mgh आ गया। उसके पहले आपने बिंदु ए पर भी देखा था, कुल जो ऊर्जा था वह mgh ही था। बिंदु ए पे कुल ऊर्जा mgh था और बिंदु बी पर भी कुल ऊर्जा mgh ही आ गया। अब हम लोग बिंदु सी पर भी कुल ऊर्जा की गणना करेंगे बच्चों। बिंदु सी पर हम लोग कुल ऊर्जा की गणना करने के लिए हम लोग देखते ही बता दिया कि बिंदु बी पर इसका वेग vb है, तो बिंदु सी पर जो इसका वेग हम लोग ने vc ले लिया है।
तो बच्चों आपको मालूम होगा प्रारंभिक वेग जो है u 0 है। इसकी जो ऊंचाई है बच्चों सभी बच्चों को मालूम है, जमीन पे हम लोग जो बिंदु C है वह जमीन पर है, तो इसकी जो दूरी है जो s है, s बराबर होगा h, और जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह जमीन पे आता है, इसीलिए a बराबर हो जाता है g। और फिर से हम लोग दूसरा नियम लगा देते हैं, v घाते 2 बराबर u घाते 2 धन 2as। अब इसके बाद में आपको मालूम होगा v को हम लोगों ने vc लिया है, बराबर आपका u 0 है, इसीलिए u घाते जो 2 भी 0 होगा, प्लस 2 a की जगह g लिखते हैं और s की जगह h लिखते हैं। ऊपर हम लोग ने देख लिया है तो हो जाएगा 2gh। इसीलिए बच्चों vc घाते 2 बराबर हो जाएगा 2gh हो जाएगा, vc घाते 2 बराबर 2gh हो जाता है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा की गणना करेंगे। गतिज ऊर्जा की गणना करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है इसका सूत्र क्या होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv घाते 2। जब हाफ mv घाते 2 हम लोग लेते हैं बच्चों, तो आपको मालूम होगा हाफ m और v घाते 2 जो आ गया है 2gh, हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2gh। तो बच्चों हम लोग जब इसको काटेंगे, देखो नीचे का 2 ऊपर के 2 से कट जाएगा, जब कट जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों, mgh। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं वह हो जाता है mgh, गतिज ऊर्जा mgh हो जाता है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बिंदु C पर ही आप देखेंगे, जो बिंदु C है बच्चों वह जमीन पर है। जब बिंदु C जमीन पर है तो यहाँ पे जो ऊंचाई होगी बच्चों, यदि कोई पिंड जमीन के ऊपर है, यदि कोई पिंड जमीन के ऊपर है तो उसकी ऊंचाई नहीं होती है, उसका ऊंचाई जो होती है 0 होती है। यदि हम लोग यहाँ बिंदु C पर ऊंचाई 0 ले लेते हैं बच्चों, तो सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है mgh। जैसे ही हम लोग ऊंचाई के 0 का मल्टीप्लीकेशन या गुणा कहीं भी करने पर वह 0 ही हो जाता है। तो हम लोग 0 का गुणा करेंगे बच्चों तो वह 0 हो जाता है। तो देखेंगे जमीन पे जो होता है पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वह mgh होती है। जो हम लोग जोड़ लेंगे, कुल ऊर्जा की गणना करें, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आपका mgh है और स्थितिज ऊर्जा आपका 0 हो गया है, आपने देखा। तो जो आपका कुल ऊर्जा है बच्चों यह mgh हो गया। तो कुल ऊर्जा mgh हो गया बच्चों। इस प्रकार आप बच्चों ने, सभी विद्यार्थियों ने देखा कि बिंदु A B C के पास कुल ऊर्जा जो है यह स्थिर है, अक्षय है, या इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने देखा कि बिंदु A, बिंदु B या बिंदु C, तीनों पर कुल ऊर्जा जो होती है वह स्थिर है। स्थिर है का मतलब बच्चों आप विद्यार्थियों ने देखा कि तीनों बिंदुओं पर जो कुल ऊर्जा है वह mgh आया। गतिज ऊर्जा सबसे ऊपर आपने देखा बच्चों, जो गतिज ऊर्जा था वह 0 था और स्थितिज ऊर्जा जो थी mgh थी। लेकिन सबसे नीचे जमीन पर आपने देखा कि जो आपका गतिज ऊर्जा हो गया वह mgh हो गया, उल्टा हो गया, गतिज ऊर्जा mgh हो गया और जो स्थितिज ऊर्जा हो गई वह 0 हो गई, लेकिन जो कुल ऊर्जा था वह स्थिर ही था। उसी तरह 20 पॉइंट पे भी आपने देखा, बिंदु बी पे भी आपने देखा विद्यार्थियों कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो गतिज ऊर्जा था वह mgh था बीच में, और जो पोटेंशियल एनर्जी था mgh माइनस mgh था, मतलब दोनों बीच में थे। काइनेटिक एनर्जी भी थी यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी था। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि जो ऊर्जा होता है उसका विनाश नहीं होता है, बस ऊर्जा का रूपांतर, एक ऊर्जा का रूपांतर दूसरी ऊर्जा में हो जाता है। गतिज ऊर्जा का रूपांतर स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा का रूपांतर गतिज ऊर्जा में यहाँ पे किया गया, लेकिन जो कुल ऊर्जा थी वह हमेशा स्थिर थी, कांस्टेंट था। आपने देखा सबसे ऊंचाई पे आपने देखा बच्चों, जो सबसे ऊंचाई बिंदु A था, यहाँ पे गतिज ऊर्जा 0 थी लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो थी ज्यादा थी। सबसे नीचे देखा आपने गतिज ऊर्जा ज्यादा हो गई और जो स्थितिज ऊर्जा थी वह 0 हो गया। बस बच्चों एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, लेकिन जो कुल ऊर्जा होती है वह हमेशा अचल रहती है, स्थिर रहती है, अक्षय रहती है या कांस्टेंट रहता है। इसके लिए अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं। तो बच्चों यह जो आपका गणितीय समीकरण था
वह आपको किताब में पेज नंबर 26 पर दिया गया है, और जो मैं आपको पीडीएफ शेयर किया वह भी आप दिमाग के अंदर रख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग 2 टॉपिक देखे। पहला, ऊर्जा की अविनाशिता का नियम। ऊर्जा की अविनाशिता का नियम में आपने देखा ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, दूसरा पॉइंट उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, तीसरा पॉइंट बस एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरा प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, और चौथा पॉइंट विश्व की संपूर्ण ऊर्जा जो होती है अक्षय होती है। और उसके बाद में आपने बच्चों मुक्त पतन देखा। मुक्त पतन में आपको बताया बच्चों, ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड को केवल गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जमीन पे आने की जो क्रिया होती है उसे ही मुक्त पतन कहते हैं। और मुक्त पतन में हम लोग ने 3 जगह पे ए बी सी 3 पॉइंट देखे, वहां पे हम लोग ने कुल ऊर्जा की गणना किया, और तीनों पॉइंट पे जो कुल ऊर्जा है वह mgh ही आया। इससे सिद्ध होता है कि कुल ऊर्जा जो होती है वह अक्षय होती है, कांस्टेंट होती है, सदैव अचल रहती है, वह बदली जा नहीं सकती है। तो बच्चों, इसी पे मैं आज आपका लेक्चर कंप्लीट करता हूं, क्लास कंप्लीट करता हूं। अभी सर जी डाउट सेशन स्टार्ट कीजिए सर जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो सर। हाँ बोलिए, बोलो बेटा। पिंड बिंदु बी के पास रहने पर पिंड एक्स दूरी तय करने बिंदु बी के पास आता है, ये वाला हाँ बताइए ना सर। हाँ बेटा, जैसे कि आपने देखा सबसे ऊंचाई पे जो पदार्थ था वह ए था। ए पदार्थ को बी पदार्थ पे आने के लिए जो दूरी तय की गई है वह कितना है? एक्स है। सही है बेटा? हाँ यदि हम सर। लोग जो बी पदार्थ है वह बीच में है, यदि पदार्थ बी का जमीन से हम लोग ऊंचाई देखेंगे बच्चों, तो हाँ आपको सर। बताया हूं सबसे ऊंचाई पर जो पदार्थ बैठा हुआ है उसकी जो जमीन से ऊंचाई है वह एच है, और जो बी है, बी पे आने पे वह दूरी हो जाती है एक्स हो जाती है। तो नीचे वाला दूरी कितना बचेगा बच्चों? सबसे पूरा दूरी है एच, पूरी दूरी कितनी है बच्चों? एच। यहाँ दूरी एक्स है, तो बचा हुआ दूरी कितना आएगा? एच माइनस एक्स। वेरी गुड बेटा। तो इसी का उपयोग हम लोग को करना है गणितीय समीकरण के लिए। समझ में आया बेटा? थैंक यू सर। हाँ बेटा, वेलकम बेटा। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वह पूछ सकता है। आज हम लोग ने, तो बच्चों आज हम लोग ऊर्जा की अविनाशिता का नियम देखा। ऊर्जा की अविनाशिता का नियम में आपने देखा ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, और विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय रहती है। आपने उसको देखा। उसके बाद आपने मुक्त पतन को देखा। ऊंचाई से छोड़े गए किसी पिंड को केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आने की क्रिया को ही हम लोग मुक्त पतन कहते हैं। और मुक्त पतन में हम लोग ने अलग अलग जगह पे कुल ऊर्जा की गणना किया, और कुल ऊर्जा जो होती है mgh आई, जो कि अक्षय रही, स्थिर रही, कांस्टेंट रहा। थैंक यू सर। तो सर क्लास को लीव किया।